और अब लौटते हैं भारत चीन टकराव से जुड़ी तमाम अहम खबरों पर, जो कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। एससीओ की मीटिंग में शामिल होने मॉस्को पहुंच चुके हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, और एस जयशंकर की हो सकती है चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात। मॉस्को रवाना होने से पहले विदेश मंत्री ने खुद इस बात के संकेत दिए थे, और एक तरह से यह तय माना जा रहा है कि 10 तारीख को एससीओ मीटिंग के बाद बायलैटरल मीटिंग हो सकती है भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की। एलएसी पर दोनों विदेश मंत्री ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला, यह भी जानकारी सामने आ रही है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की पहले ही मुलाकात हो चुकी है, जब एससीओ समिट में मॉस्को में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी, और अब विदेश मंत्रियों की मुलाकात होने जा रही है भारत और चीन की। और हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है, उनसे आपका तारुफ करा दें। अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। अचल मल्होत्रा साहब एक और फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ मौजूद हैं। सैबल दास गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बीजिंग में पत्रकारिता कर चुके हैं। रामेश्वर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे मॉस्को से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। और सुमित चौधरी हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ स्टूडियो में हैं। और डिप्लोमेसी पर लाइव इस वक्त मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले सज्जनहार साहब, मैं आपके पास आऊंगा। इस मुलाकात से जो कि लगभग तय मानी जा रही है, हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इस बात का ऐलान नहीं हुआ है कि दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे, लेकिन मुलाकात संभव है, होगी, ऐसा मानकर चला जा रहा है। इससे कितनी उम्मीद है सर आपको? देखिए, कुछ तो उम्मीद है। जैसे आपने कहा है, जो अभी पूरी तरीके से आधिकारिक तरीके से इसके ऊपर कोई बयान नहीं आया है, परंतु आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब अपनी किताब द इंडिया वे का रिलीज हो रहा था, तो तब डॉक्टर जयशंकर ने कहा था, जो मैं चीन के विदेश मंत्री वांग यी को अच्छी तरह जानता हूं, बहुत बारी मिल चुके हैं, और अभी आते वक्त में भी हम मिलेंगे, वहां पर हमारी मुलाकात होगी। तो मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि ये मुलाकात जरूर होगी, और ये बड़ी अच्छी बात है जो मुलाकात होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, भारत ये कहता रहा है, जो हम इस मसले का हल, जो लद्दाख में ये स्टैंड ऑफ हो रहा है, इस मसले का हल हम डायलॉग से चाहते हैं, हम नेगोशिएशन से चाहते हैं, और लड़ाई से हम नहीं चाहते हैं। और इसमें हमने अपनी रेड लाइंस बिल्कुल बता दी हैं, जो आपको स्टेटस को एंटी वहां पर जाना पड़ेगा। अब हमने ये देखा है 29-30 रात के बाद हमारा हाथ भी जो है वो काफी मजबूत हो गया है, क्योंकि हमने वहां पर हेलमेट टॉप हिल पर, ब्लैक टॉप हिल पर, और जो भी वहां पर हाइट्स हैं, वहां पर भी हमारे सैनिकों ने जाकर वहां पर कब्जा कर लिया है। हमारा डोमिनेशन हो गया है वहां पर। तो अब अगर हम क्विड प्रो को कुछ करना चाहते हैं, रिस्टोर करना चाहते हैं जो अप्रैल 2020 में सिचुएशन थी, तो वो देखिए, क्योंकि हम देख रहे हैं आर्मी कमांडर्स के लेवल पर बहुत बात हुई है, ब्रिगेड कमांडर के लेवल पर बहुत बात हुई है, उससे कोई नतीजा निकलकर नहीं आ रहा है। तो वी हैव टू रेज द लेवल, और डिप्लोमेटिक लेवल पर अगर इसको रेज किया जाता है, इसको वहां तक लाया जाता है, तो तब कुछ संभावनाएं दिखती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप में यह बड़ी बात है कि बातचीत का रास्ता लगातार हिंदुस्तान की तरफ से खुला रखा गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि स्ट्रैटेजिक हाइट्स पर अब भारत डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। चीन दबाव में है, उसने एलएसी पर जो कुछ सोचा था उसका ठीक उलट हो रहा है। ऐसे में आइए अब देखते हैं कि क्यों चीन किसी भी तरह विदेश मंत्रियों की मुलाकात में अपने पुराने रवैये से अलग रक्षात्मक रुख अपना सकता है। और इसके लिए एक बार फिर हम सीधे रुख करेंगे, सुमित चौधरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुमित, बताइए जरा, किस तरह से जो तमाम हालात हैं वो इसकी गवाही दे रहे हैं कि एलएसी पर निर्णायक घड़ी आ चुकी है? बिल्कुल, निर्णायक घड़ी आ चुकी है। और समीर, आप ये भी मान लीजिए कि आने वाला वक्त कुछ दिन बहुत क्रूशल है, और ये क्रूशल इसलिए है क्योंकि अगर आप देखें कि एलएसी पर निर्णायक घड़ी क्यों आई है, एलएसी की रियलिटी क्या है। सर्दियों में टिकने की हालत में नहीं है चीनी सैनिक, उन्होंने कभी भी इन हाइट्स के ऊपर डोमिनेशन नहीं किया है, लंबे समय तक नहीं रुके हैं। वहीं क्यों दबाव में है चीन? सर्दियों से पहले समझौता चाहेगा चीन लगातार, चीन की मीडिया हो, चीन की पॉलिटिकल सिस्टम्स हो, और चीनी सेना भी चाहती है कि इस स्टैंड ऑफ को, इन सारी सिचुएशंस को सर्दियां आते आते यानी दिसंबर से पहले पहले क्लियर कर लिया जाए, क्योंकि वहां पे ठंड इतनी पड़ती है, चीनी सैनिक वहां के आदी नहीं। अगला, अगर रक्षा मंत्री दे चुके हैं, और इस पे अगर आप देखें एलएसी पर बार बार मुंह की खा चुका है चीन, और अब फजीहत ना कराकर अपने सैनिकों को मनोबल बचाने। डोकलम में जो सबसे बड़ा चीन को सेटबैक लगा था, वो इसी बात का लगा था कि चीन के सैनिकों का मनोबल
बहुत ज्यादा गिरा था। मैंने वो पिक्चर्स गिरी है समीर, मैं पर्सनली आपको बता सकता हूं कि चीनी सेना का मनोबल बहुत ज्यादा गिर चुका था और यही वजह है कि चीन अब दोबारा से डोकलम 2 रिपीट नहीं करना चाहता। उसके पॉलिटिकल सर्कल्स में, उसके लोगों में, उसकी सेना में लगातार इस बात को लेकर आक्रोश था और यही वजह है कि स्टैंड ऑफ की सारी सिचुएशंस को पैदा किया गया। समीर बिल्कुल 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 सुमित, और चीन की शय पर कूदने वाले पाकिस्तान को रशिया ने औकात दिखा दी है, उसकी हैसियत बता दी है। पाकिस्तान को हथियार देने से रूस ने इनकार कर दिया है। एक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। भारत की परमिशन पर पाकिस्तान को हथियार मिलेगा। भारत तय करेगा कि पाकिस्तान को हथियार मिले या ना मिले। कितनी बड़ी बात है। रशिया जो कि हमारा पुराना दोस्त रहा है, वो दोस्ती का फर्ज निभाता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। पाकिस्तान को रशिया ने, रूस ने दरअसल औकात दिखा दी है और साथ ही साथ ये बता दिया है पूरी दुनिया को कि आज की तारीख में दुनिया की उभरती हुई महाशक्ति हिंदुस्तान के साथ उसके रिश्ते कितने मजबूत हैं, कितने प्रगाढ़ हैं। पाकिस्तान को रूस ने हैसियत दिखाई है और अब दरअसल ये भारत तय करेगा कि रशिया पाकिस्तान को कितने हथियार दे, कितने ना दे। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, पाकिस्तान के लिए तो ये तो बहुत बड़ा झटका है, तड़प कर रह गया होगा। देखिए समीर, हालांकि अगर आप देखें तो रूस और पाकिस्तान के बीच बहुत ज्यादा औपचारिक संबंध है भी नहीं और चूंकि रूस और भारत के बीच ना सिर्फ घनिष्ठ संबंध है बल्कि भारत एक बड़ी मात्रा में रूस के हथियार खरीदता है। इस वजह से रूस ने अपनी एक स्ट्रेटेजी बना रखी है कि वो पाकिस्तान को हथियार नहीं देगा, क्योंकि भारत लगातार इस बात को लेकर ऐतराज करता रहा है। पिछले साल हालांकि थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला था जब रूस को यह लगा कि भारत अमेरिका के बहुत करीब जा रहा है, तो रूस ने भी एक पहल की थी पाकिस्तान के साथ थोड़ी दोस्ती करने की, लेकिन फिर उसने अपने हाथ को समेट लिया। अगर आप कुल मिलाकर लबोलुबाब देखें तो इस समय फिलहाल भारत और रूस के संबंध के बीच पाकिस्तान का मुझे नहीं लगता है कि 1% भी चांस है। ठीक है। हाँ, यह बात जरूर है कि अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं ठीक इसी समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री रूस के लिए रवाना हो चुके हैं। ठीक है मनीष, मैं आता हूं रामेश्वर सिंह के पास चलूंगा, सीधे मॉस्को से वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। रामेश्वर सिंह साहब, इस डेवलपमेंट को कैसे आप देखते हैं? ये क्या एक्सपेक्टेड लाइन पर लिया हुआ कदम माना जाए रशिया की तरफ से, या फिर इसमें कुछ नया है? नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये दिखाता है कि रूस और भारत के कितने घनिष्ठ संबंध हैं। और मनीष जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हम हम ज्यादा से ज्यादा इनकी इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, आर्म इक्विपमेंट्स खरीदते हैं जी, तो इतना तो रूस देख ही रहा है। और आज के डेट में रूस ने फिर से दिखा दिया, पॉलिटिकल चीजें अलग हो सकती हैं और दूसरे संबंध अलग से होते हैं, लेकिन हमारे रूस और भारत के संबंध आज भी उतने अच्छे हैं। और आज भी रूस वही मध्यस्थता कर रहा है, चाहे वो चीन हो चाहे दूसरे देश हो, वो हमारे साथ एक अडिग मित्र की तरह खड़ा हुआ है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छी खबर है और हम भारतवासियों को निश्चित तौर पर अच्छी खबर है और रशिया ने पाकिस्तान को निश्चित तौर पर बड़ा झटका दिया है। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, सर्दी से पहले LAC पर चीन घबराया हुआ नजर आ रहा है। सर्दी से पहले चीन की मोर्चे से हटने की तैयारी है और इसके बार बार संकेत चीन की तरफ से दिए जा रहे हैं। ऊंची चोटियों की मुश्किल से दरअसल घबरा गई है चीन की सेना। चीनी विदेश मंत्री ने कहा है कि सर्दियों में हालात यहां पर इंसानों के रहने लायक नहीं हैं। यानी कितनी जबरदस्त परेशानियों का सामना चीनी सेना को यहां पर ऊंचाइयों पर करना पड़ रहा है और उनकी हालत कितनी खराब है। सुमित चौधरी, दरअसल चीन के विदेश मंत्री का बयान ये साफ जाहिर कर रहा है। ठीक है समीर, चीन की दहशत, उनका डर इस वाक्य ने दर्शा दिया, लेकिन यह भी दर्शा दिया कि उन्होंने इनडायरेक्टली ये मान लिया कि भारतीय सेना सियाचिन की हाइट हो, काराकोरम हो, DBO हो, डेप्सांग हो या फिर ईस्टर्न लद्दाख की हर हाइट पर इतने सालों में, इतने दशकों से बनी हुई है, ये चीन को अच्छे से मालूम है। अब अगर आप देखें कि क्यों घबराया हुआ है चीन, ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। घबराए हुए चीन की सबसे बड़ी वजह है सर्दियों से पहले LAC में विवाद को खत्म करना। यानी सर्दियां चीन नहीं झेल सकता उन इलाकों में, वहां पर ना सिर्फ सर्द मौसम -50 डिग्री, 60-55 डिग्री पहुंच जाता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है और माउंटेन वॉरफेयर के अंदर
चीन की सेना भारतीय सेना के खिलाफ कहीं नहीं टिकती। और दूसरा, राजनयिक या सैन्य बातचीत के जरिए समाधान करने की कोशिश, ये समाधान, ये सॉल्यूशंस चीन हर लेवल पे चाहता है और जल्दी चाहता है। डेस्परेशन चीन की नजर आ रही है समीर, और भीषण सर्दियों से पहले एलएसी से भागने की तैयारी में ड्रैगन पूरी तरीके से है। चीन लगातार चाहता है कि किसी भी तरीके से उसे दिसंबर जनवरी फेस ना करना पड़े। यही वजह है कि अक्टूबर आते आते या तो वो कोई बड़े सैन्य कार्रवाई करने की कोशिश में है या फिर इसको लगातार रिजॉल्व करने की कोशिश में रहेगा समीर। बिल्कुल बिल्कुल। अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा साहब, किस तरह से इस डेवलपमेंट को देखते हैं? ये तो चीन साफ तौर पर मान रहा है, क्योंकि इससे पहले ये खबर आ रही थी कि अक्टूबर में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, चीन तैयारियां कर रहा है। एक तरफ वो खबर और दूसरी तरफ ये कहना कि सर्दियों में टिके रहना बहुत मुश्किल होगा इन परिस्थितियों में। किस तरह से देखते हैं सर आप इन दोनों खबरों को? देखिए समीर, बात सीधी सी है। चाइना ने एक एडवेंचर या मिस एडवेंचर किया, एक चक्रव्यूह में फंस गया है और उसे वो समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ से कैसे निकला जाए। उसको इस बात की रियलाइजेशन है कि जैसे जैसे विंटर नजदीक आएगी उसे अपने ऑपरेशंस को सस्टेन करने में मुश्किल होगी, और उसको ये भी रियलाइजेशन होगी है कि आज की तारीख में स्ट्रैटेजिकली देखा जाए तो भारत की जो सेना है वो सुपीरियर कंडीशन में है। तो ये वो एक तो वो अपना फेस सेविंग के चक्कर में इमीडिएट विड्रॉ अपने आप से तो नहीं करना चाहेगा जी। वो चाहेगा कोई ऐसी फेस सेविंग सिचुएशन बने जिससे वो विड्रॉल की बात आए। तो हो सकता है विदेश मंत्रियों की जो बातचीत हो रही है इसमें कोई ऐसा रोड मैप बनाया जाए जिसमें अक्टूबर में जो एससीओ की समिट होने वाली है वहां प्रधानमंत्री और उनके राष्ट्रपति मिले और फिर दुनिया को ये दिखाया जाए कि दो बड़े नेताओं ने मिलकर इस समस्या को रिजॉल्व कर लिया है। तो या तो ये इस तरफ चलेगा या फिर लिमिटेड वॉर होती रहेगी या फिर फुल स्केल वॉर होगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि हर वॉर के बाद हमें अल्टीमेटली नेगोशिएशन टेबल पे आना पड़ता है। अगर बातचीत पे ही वापस आना है तो क्यों ना इस मसले को बातचीत से ही सुलझा लिया जाए। मैं जो रोड मैप देख रहा हूँ वो इसी तरफ बढ़ रहा है कि ये अक्टूबर नवंबर में ही जाके कहीं खत्म होगा, और वो होगा खत्म प्राइम मिनिस्टर मोदी और शीपिंग की मीटिंग के बाद जो एससीओ गाइडलाइंस पे हो। ये एक अहम जानकारी जो आप दे रहे हैं और इस बात की उम्मीद लगातार की जा रही है। सैबलदास गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चीन की फितरत से आप भली भांति वाकिफ हैं, लेकिन अब ये जो पहले रक्षा मंत्री मिले, अब विदेश मंत्री मिलने जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इसमें रूपरेखा तैयार हो जाएगी कि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कैसे बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए। क्या अब उम्मीद इसी से है क्या कि टॉप लीडरशिप की बातचीत हो और मसले का हल हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि उनके पास कोई ऐसा सिपाही या कोई सोल्जर है ही नहीं जो पहाड़ों में काम कर सके। उनको तिब्बतियों पर भरोसा नहीं है, अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं है। इसीलिए पहाड़ी जो लोग हैं, तिब्बती लोग और जो सिंजियांग के मुसलमान हैं, दोनों पहाड़ के लोग हैं। चीनी लोग पहाड़ में रहते नहीं हैं, इन दोनों पर उनको भरोसा नहीं है। वो उनके सोल्जर्स में नहीं है, उनके मिलिट्री में नहीं है, इसीलिए उनको बहुत तकलीफ हो रही है। उनके पास टेक्नोलॉजी है लेकिन इंसान कम है पहाड़ों में। ये बहुत अहम कारण है। इसीलिए वो चाहते हैं कि विंटर से पहले ही समझौता हो जाए, लेकिन दुनिया के आगे फेस सेविंग हो, बेइज्जती ना हो। और भारत भी कोशिश करेगी कि दुनिया के आगे अगर बेइज्जती वाली बात ले आते हैं तो ये मसला कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए जयशंकर बहुत ही सुलझे हुए आदमी है, दोनों तरफ की इज्जत रहे और ये सुलझ जाए, ये जयशंकर की कोशिश रहेगी। बिल्कुल। एक और अहम खबर देते हैं। एलएसी पर फायरिंग को लेकर चीन ने फिर बोला है झूठ। फायरिंग के लिए चीन ने भारत को बताया है जिम्मेदार। चीन ने भारत पर नियम तोड़ने का आरोप लगाया है। चीन भारत की हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। ये एक बार फिर ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने ट्वीट करके एक तरह से धमकाने की कोशिश की, गीदड़ भपकी देने की कोशिश की है और एक बार फिर झूठ को सच साबित करने की कोशिश की। Indian troops fired warning shots at Chinese soldiers on Monday, breaking a rule that restricts the use of firearms by Chinese and Indian troops at the border. The China-India border situation is at its most tense moment since 1975. But if Indian troops open fire towards the PLA, its troops in conflict areas will be defeated, and the so-called commanding heights at the south bank of Pangong Tso Lake will be eliminated by the Chinese side through military means.
Before the border war in 1962, the Indian Army seriously mistrusted and underestimated the PLA's determination to fight a war to defend territorial sovereignty. India is making the same mistake today. Indian troops fired warning. तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसी को कहते हैं झूठे प्रोपेगेंडा में किस तरह से माहिर है ग्लोबल टाइम्स, ये उसके एडिटर खुद साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और अहम खबर, चीन की अमेरिका को चैलेंज करने की तैयारी है। चीन की खुफिया रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। चीन नेवी को यूएस नेवी के मुकाबले खड़ा करने की तैयारी है। 2 नए एयरक्राफ्ट कैरियर भी चीन बना रहा है। एडवांस एंटी शिप, एंटी सबमरीन हथियार बनाने पर भी इस वक्त काम चल रहा है। तो अमेरिका और चीन की जैसे जैसे अदावत बढ़ रही है, दोनों देशों में वो तैयारियां भी नजर आ रही हैं कि किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए वो तैयार रहें। हमारे साथ अशोक सज्जनहार साहब मौजूद हैं। सज्जनहार साहब, जिस तरह से अमेरिका इस वक्त भारत का साथ देता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरफ से चीन में अमेरिका के खिलाफ सारे बंदोबस्त चल रहे हैं, युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, ये किस ओर इशारा है सर? देखिए, ये चीन चाहता है जो कम से कम नवंबर का जो इलेक्शन है, अब 2 महीने से कम रह गया है, तो वो ये सभी कुछ चेतावनी देना चाहता है अमेरिका को, जो इस बीच में अमेरिका उसके विरुद्ध कोई अटैक नहीं करे, क्योंकि उसको मालूम है अगर उसको एक देश से मिलिटरीली अगर किसी देश से डर लगता है समीर, तो वो है अमेरिका। तो इसीलिए अमेरिका को वो चेतावनी दे रहा है। आपने देखा है वो कैरियर डिस्ट्रॉयर मिसाइल्स भी उसने चलाई, 3 डायरेक्शंस में एक साथ मिसाइल चलाई, जो हम 3 तरफ से आते हुए हमारे शत्रु जो हैं उनके साथ हम डील कर सकते हैं। तो ये उनका मैसेज है अमेरिका के लिए, जो आप कोई हमारे साथ ऐसी वो एडवेंचरिज्म मत करिए। कोई यहाँ पर आप ठीक है, आप साउथ चाइना सी में आए हैं, अपने युद्धपोत बेड़ा वगैरह लेकर आए हैं, परंतु हमारे ऊपर अटैक मत करिए, क्योंकि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हालांकि अगर कोई ऐसे होती है शक्ति का, अगर वो होता है प्रदर्शन होता है, तो चीन बिल्कुल खड़ा नहीं रह पाएगा अमेरिका के विरुद्ध, परंतु फिर भी वो ये बताना चाहता है और ये करना चाहता है जो नवंबर से पहले कोई वहां पर युद्ध नहीं हो, क्योंकि अगर नवंबर के बाद जो बाइडेन आते हैं तो चीन को काफी उम्मीद है जो उनके ऊपर जो बिल्कुल सज्जनहार साहब। और एक बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आतंकी फैक्ट्री पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है। पाकिस्तान पर अब FATF में ब्लैकलिस्ट होने का खौफ साफ नजर आ रहा है। FATF के चौबुक से बिलबिलाया हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। FATF बिल के लिए अगले हफ्ते बुलाएगा संसद सत्र। ग्रे सूची से निकलने के लिए पाकिस्तान में छटपटाहट है, लेकिन असल बात तो यह है कि ब्लैक लिस्ट होने का खतरा मंडरा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। इमरान खान ने कानून बनाने की रणनीति बनाई है। आतंकी फंडिंग रोकने में पाकिस्तान बुरी तरह से नाकाम रहा है, लेकिन आतंकी फंडिंग रोकी जाए इसके लिए नए कानून के जरिए दरअसल इमरान खान ये बताने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये कोशिश नाकाम कोशिश है, लेकिन कोशिश ये है कि किसी तरह से दुनिया को ये बताया जाए कि किस तरह से आतंकवादी संगठनों पर नकेल कसने का काम पाकिस्तान कर रहा है, ताकि ब्लैक लिस्ट ना किया जाए पाकिस्तान को। कोशिश ये नजर आ रही। वहीं नवाज शरीफ को भगोड़ा करार दिया गया है। तोशखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ भगोड़ा करार दिए गए हैं। जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी भी दोषी करार दिए गए हैं। ये पाकिस्तान से एक और अपडेट सामने आ रही है। नवाज शरीफ को भी भगोड़ा करार दिया गया है। और हमारे साथ मनीष झा हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मनीष, अब ये जो पाकिस्तान में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि FATF की ब्लैक लिस्ट से बचने की कोशिश करता हुआ पाकिस्तान बार बार नजर आ रहा है, इसका कुछ हासिल वसूल होगा? क्योंकि फितरत से तो हर कोई वाकिफ है। अब देखिए समीर, चूंकि अक्टूबर में FATF की बैठक होनी है जिसमें पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट में डाले जाने पर फैसला होना है, इससे पहले इमरान खान की सरकार की ये आखिरी कोशिश है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।